हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। इस वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपके सोशल साइंस क्लास 8 का 7वां चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है, उसको दो भागों में पढ़ेंगे। ये पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी कर दिया गया है। दोस हु वांट टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश कैन सी दैट वीडियो। इट्स अ सेट ऑफ 2 वीडियोस। ये वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरा का पूरा हिंदी में रहेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सीबीएसई विद सुधीर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। इसमें पूरा 8वें क्लास का सिलेबस इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और मैथमेटिक्स किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आखिरकार मतलब क्या है। मेरी आपसे विनती यह रहेगी कि आप अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक को भी खोलकर रखें, साथ में रखें, और एक नोटबुक और पेन को भी रखें ताकि आप नोट्स भी ले सके। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो इसका मतलब होगा उत्पादन के साधन। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, साधन मतलब फैक्टर्स। तो भारत जैसे देश में विकास और प्रगति यानी कि ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी का जहां तक सवाल है का सवाल है, ये ज्यादातर तभी तेज होगी जब हम जमीन यानी कि लैंड, जब हम लेबर यानी कि मजदूर, और जब हम कैपिटल यानी कि पूंजी यानी कि पैसा लगाने की जो बात है उसका सही और बेहतर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज्यादा एफिशिएंटली उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हर जो प्रोडक्ट है, हर जो वस्तु है, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे स्कूल बैग हो, चाहे आपके घर का फर्नीचर हो, चाहे वो फोन हो जिसका कि आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, एक पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो इस प्रोसेस में अलग अलग संसाधन यानी कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग संसाधनों का, रिसोर्सेस का, इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं इनपुट्स को उत्पादन के साधन कहते हैं। राइट। सो ये जो जितने भी साधन है, रिसोर्सेस हैं या इनपुट्स हैं, इनका जब इस्तेमाल किया जाता है तभी उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन उनको कहा जाता है। और कोई भी बिजनेस इन इनपुट्स को मिलाकर प्रोडक्ट और सर्विस बनता है और इससे लोगों को रोजगार या काम का मौका भी मिलता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, और इसी से सारे गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको वहां पर 2-3 लोग रिसेप्शन पे मिलेंगे। आप जब चेकआउट करते हैं तो वो बिल देते हैं, वो काम एक कैशियर करता है। कोई एक दूसरा व्यक्ति होता है जो आपका सामान आपके कमरे तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारे जो लोग हैं ये सर्विसेज के अंदर आते हैं। सो ये जो पूरे होटल की जो पूरा इंडस्ट्री है जिसको कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहते हैं, उसके तहत एक किसी तरह का सर्विस को प्रदान कर रहे हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि बिजनेस यानी कि व्यापार, हिंदी में कहें तो व्यापार की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कोई भी कंपनी, दुकान, कोई भी कंपनी, दुकान या फैक्ट्री जो सामान बनाती, बेचती या सर्विस प्रोवाइड करती है उसे बिजनेस कहा जाता है। ओके, मैं फिर से बताता हूं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी दुकान हो, आपके कपड़े की दुकान हो या किराने की दुकान हो, या आप किसी का बार्बर की दुकान हो जहां पर बाल काटने की बात की जाती हो, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। समझे बात। तो कोई सामान बेच रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको, या किसी सामान की को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको व्यापार यानी कि बिजनेस कहा जाता है। अब हम यहां पर उदाहरण के तौर पर आपकी पुस्तक में जो दिया गया है वो रत्ना का पॉज पॉइंट रेस्टोरेंट है। ओके, नाउ रत्ना ने हाईवे पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। जगह चुननी पड़ी, किराए और सामान। तो जगह चुननी पड़ी, ऑर्गेनाइज मनी फॉर रेंट यानी कि किराए, और उसके लिए जो फर्नीचर, जो भी खाने के लिए सामान, गैस सिलेंडर, गैस स्टव, उसके लिए जो बर्तन है, उन सभी चीजों का जो आपको इंतजाम करना पड़ेगा, उसको इकट्ठे करने के लिए उसके पैसे लगे, तो उसके लिए पैसों का इंतजाम किया। स्टाफ रखना पड़ा, स्टाफ को वेतन भी देना पड़ेगा। सामग्री यानी कि तेल हुआ, सब्जी हुई, चावल हुआ, दाल हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सभी का इंतजाम करना पड़ा। और फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा और उसने 7 लोगों को नौकरियां भी दी, यानी कि उनका मंथली वेतन भी उसको देना पड़ता था। ओके, अब
जहां तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आर्थिक रूप से जो भी एक्टिविटीज होते हैं एक पर्टिकुलर इलाके में, उसकी जरा हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ग्रोसरी शॉप यानी कि किराने की दुकान, जिसमें किस तरह का सामान बिकता है, अनाज, दूध, ब्रेड हुआ, जो भी पैकेज्ड फूड्स हुए कि आपने हल्दीराम की भुजिया ली या समोसे लिए, जो भी इस तरह का पैकेज्ड फूड होता है, पेरिशेबल गुड्स यानी कि जिनको कि आप ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि सब्जी और फल। तो इनपुट यहां पर किस तरह की जरूरत पड़ेगी, आपको इन सब चीजों को रखने के लिए एक जगह, स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने आइसक्रीम को स्टोर किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसके लिए एक रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत पड़ेगी, एक फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी। तो अगली बारी आप किसी भी एक सुपरमार्केट या किसी भी किराने की दुकान में जाएं तो आप वहां पर अलग अलग वस्तुएं जो भी रखी हैं उन पर नजर डालें। तो जब आप नजर डालेंगे तो आपको जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे अलग अलग चीजों को अलग अलग शेल्फ्स पर अरेंज किया गया है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी कस्टमर आता है और कहता है कि मुझे तूर दाल का 1 किलो दीजिए, ऐसा नहीं हो कि वो बैठ के ढूंढता रहेगा कि अरे तूर दाल कहाँ रखी है मैंने, ऐसा नहीं। तो दाल का एक शेल्फ हुआ, चावल का एक शेल्फ हुआ, शैम्पू या सोप वगैरह का एक शेल्फ हुआ, उसके साथ साथ अलग जो दूसरी चीजें होती हैं उनको रखने के लिए अलग चीजें, जैसे कोई तेल वगैरह हुआ उसको अलग चीज अलग शेल्फ पे। तो तेल को दाल के साथ या दाल को सोप के साथ वगैरह मिलाया नहीं जाएगा ताकि ढूंढने में आसानी हो। अगर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम वगैरह को स्टोर किया है तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर का भी इंतजाम किया होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि सही तरीके का स्टोरेज स्पेस होना जरूरी है। ओके ना, दूसरा चलते हैं। दूसरा और कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है, आपके घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट हो सकता है जहां पर आप जाकर खाना खा सकते हैं। तो यहां पर क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपको सामान चाहिए होगा, पके हुए भोजन, स्नैक्स हुआ, चाय हुआ, कॉफी हुआ। इसमें किस किन चीजों की इनपुट की जरूरत पड़ेगी, सब्जियां, फल, गैस की जरूरत पड़ेगी, बर्तन की जरूरत पड़ेगी, और किसी खाना बनाने वाले और खाने बनाने वाले के हेल्प करने की भी जरूरत पड़ेगी, बर्तन को मांजने वाले की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह की इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। और चलते हैं वेजिटेबल वेंडर्स जो कि आपके घर के आसपास सब्जियां बेचने के लिए आते हैं। तो किस तरह का सामान होगा, उनके पास ताजी सब्जी होगी, फल होंगे, उनके पास टोकरियां होंगी वजन करने के लिए, उनके पास वेइंग स्केल्स होंगे, तराजू होगा, ठेला होगा। तो ये सब इनपुट्स होने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज सब्जी बेचने का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि इसके लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उन चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा, उस पर पहले खर्चा करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको उस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं यूट्यूब पे सारा का सारा जो भी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो करता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं, यानी कि आपको मुझे किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ता है। और वैसे भी यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं आता है, क्योंकि मैं ये पैसा बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद मैं कुछ टेस्ट पेपर्स बनाऊंगा जो कि वेरी हाई क्वालिटी टेस्ट पेपर्स होंगे, जिसको करने से आपके हर चैप्टर की रिवीजन सही हो जाएगी। इसको मैं अपने वेबसाइट पर बनाऊंगा। ओके, तो वहां पर मैं एक नॉमिनल कॉस्ट चार्ज करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि उस वेबसाइट को बनाने के लिए वेबसाइट का जो डेवलपर है उसको मुझे काफी मोटी रकम देनी पड़ रही है। उसके साथ साथ जो इंटरनेट चार्जेस मुझे देने पड़ रहे हैं, जहां पर मैंने उस वेबसाइट को होस्ट किया है, उसका मंथली एक मोटी रकम रहती है, उसको भी पे करना पड़ता है। तो मेरी तरफ से काफी खर्चा होता है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से जब वो वेबसाइट डेवलप हो रहा है, हर महीने का खर्चा होता है, और उसके अलावा जो मोटी रकम डेवलपर को भी दी गई है। तो इसलिए मुझे एक नॉमिनल कॉस्ट चार्ज करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट जो मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाया है वो तो रिकवर हो। ये मुनाफे के लिए नहीं है, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट लगाया है वो एटलीस्ट वो पैसा तो रिकवर होना चाहिए। ये व्यापार का बेसिक नियम बनता है। उसके साथ साथ मोबाइल रिपेयर के शॉप हो तो मोबाइल रिपेयर के लिए आपको मोबाइल रिपेयर करने वाला जानना चाहिए, मोबाइल के एक्सेसरीज की क्या क्या चीजें, टूल्स की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप मोबाइल को रिपेयर कर सके, आपके पास स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, एटसेट्रा। उसके साथ साथ सैलून, जहां पर ब्यूटी पार्लर हो या किसी बाल काटने वाले की जगह हो, वहां पर हेयर कट हो, ग्रूमिंग वगैरह की जाए,
तो आपको कैंची होनी चाहिए, शैम्पू होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके ऊपर आपसे उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस पे मैं बनाकर टेस्ट पेपर्स में लगाऊंगा। तकरीबन जनवरी 2026 तक क्वेश्चन पेपर बन जाएंगे। ओके, और हर साल उसको रिवाइज भी किया जाएगा। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो यहां पर हम उसको चार हिस्सों में बांटते हैं। चार हिस्से कौन से हुए? पहली हो गई भूमि, दूसरी हो गई मजदूरी, और तीसरा हो गया पैसा, और चौथा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप किसी तरह का खुद का बिजनेस करें, जहां पर आप खुद एक तरह के अपने बॉस हैं, आप खुद अपनी व्यवस्था करते हैं, आप किसी और के लिए काम नहीं करते हैं। तो हम इसको अभी और डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम नजर डालते हैं भूमि की तरफ, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिली है। तो सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि मिट्टी हो, जंगल हो, पानी हो, हवा हो, धूप हो, तेल हो, मिनरल्स हो या गैस हो, इन ये सभी के सभी नेचुरल रिसोर्सेज के तहत आते हैं, जो हमने पहले चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ा था, जो इस साल के पहले चैप्टर में है। बिजनेस जमीन खरीदता है या किराए पर लेता है, राइट। दूसरी बात आती है लेबर की, यानी कि मानव श्रम। ना उत्पादन के लिए दिमागी और शारीरिक मेहनत की भी जरूरत है, कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि दिमाग से काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि शारीरिक मेहनत करते हैं, यानी कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लोड अनलोड करने का काम वगैरह। जैसे होता है कि जैसे अगर आपने सीमेंट का बिजनेस शुरू किया, सीमेंट की जो ट्रक होगा, जो लॉरी होगी या ट्रक होगा या टेम्पो होगा, वो आपकी दुकान के सामने तक आएगा। अब उसको दुकान के सामने से आपको अपने गोदाम के अंदर जाके रखना है, राइट। तो वो 10-20 कदम आपको 10 किलो का या 20 किलो का वजन उठाना पड़ेगा। ये आप और हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसे लोग हायर करने पड़ेंगे, मजदूर हायर करने पड़ेंगे, जो इस तरह का एक फिजिकल लेबर भी करते हैं। तो उसमें एक तरह का ह्यूमन एफर्ट लगता है और स्किल भी लगता है कि सही तरीके से उस सीमेंट के बैग को उठाओ। उसके साथ साथ अगर आपने किसी कैशियर को लगाया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगाया, वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये हर कोई अपने तरीके से एक योगदान देता है। सो पीपल एज ए रिसोर्स की जब हम बात करें, तो इंसान अपनी नॉलेज, स्किल और डिसीजन मेकिंग से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। जैसे अगर हम तो ये हो गया। तो इसके आगे हम चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके ऊपर पूरा दारोमदार है कि आप सही तरीके से उस बिजनेस को संभाले। और फाइनली आपको पैसे का भी इंतजाम करना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा या किसी से मार्केट से उठाना पड़ेगा ब्याज देकर, और उससे आप टूल्स का इंतजाम करेंगे, किसी भी तरीके के मशीनरी का इंतजाम करेंगे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी इंतजाम करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात जो आती है, वो आती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके, सो जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, सो टेक्नोलॉजी में एक तरह के साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और ये एक बड़ा क्रूशियल फैक्टर होता है, जो कि व्यापार को और भी ज्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में सहायता करता है। तो टेक्नोलॉजी एक तरह से एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है, और ये जितने भी सारे प्रोडक्शंस है, आप लैंड में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भूमि और भी ज्यादा उपजाऊ होगी। उसी के साथ साथ अगर आप अपने कैशियर को एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न कंप्यूटर देंगे, तो उसका एक तरह से जो एफिशिएंसी है वो भी काफी बेहतर होगी। आप जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने ट्रक का मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रक को मॉनिटर कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आने में उसको कितना समय लगा, कहीं उसने डिले तो नहीं किया, विलंब तो नहीं किया। उनसे सभी बातों के लिए टेक्नोलॉजी काफी इस्तेमाल में आता है। ओके, नाउ इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इसको और भी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो जहां तक डिटेल का सवाल है, तो लैंड की मैंने अभी आपको बात की। तो लैंड की जब हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा मिट्टी, जंगल, सभी की बातें भी यहां पर की जाती हैं, राइट। और बिजनेसेस इधर परचेज या रेंट पर लेती हैं। और जब हम आते हैं लेबर में हम अलग अलग लेबर की बात करते हैं। हो सकता है कारपेंटर। अब हम और आप कारपेंटर बनकर एक फर्नीचर को असेंबल नहीं कर पाएंगे, एक टेबल या कुर्सी वगैरह को नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको किसी तरह के स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की जरूरत पड़ती है,
ताकि वो फर्नीचर बनाए। आपके स्कूल के बेंचेस को भी बनाने के लिए एक कला की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ जैसे किसान है, किसान भी इसके उनको जानकारी होनी चाहिए कि इस बीज को इस तरह से बोना है, यहां पर इस तरह से फसल कटनी चाहिए, इसको इतने पानी की जरूरत है, इस समय पर इसको पानी देने की जरूरत है। वो सारी जानकारी किसानों को होती है, जो कि उनको अनुभव से ज्यादा मिलती है। इसी के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, राइट, जो कि बिल्डिंग का काम करते हैं, प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, उनको सही तरीके की जानकारी होती है कि ये काम इस तरह से करना चाहिए। टीचर्स हुए जो कि अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि बच्चों को और भी ज्यादा जानकारी, सही तरीके की जानकारी दे पाए। उसी के साथ डॉक्टर, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अगर आपको घुटने में दर्द है, आपके फैमिली परिवार में किसी को घुटने में दर्द है, तो वो किसी तरह के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आंखों में दर्द है तो आप एक आंखों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपके कान में दर्द है तो आप एक ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हर तरीके के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है, जो अपने अनुभव और अपने जो कुशलता है उसके बेसिस पर आपका इलाज करेंगे। अब जहां तक हम बात करते हैं पीपल एज ए रिसोर्स की, यानी कि इंसान अपनी जानकारी, स्किल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं कि वो सही तरीके का निर्णय एक समय पर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण देते हैं पुलिस वाला, एक पुलिस वाला कानून व्यवस्था संभालता है, राइट, वैज्ञानिक नई नई खोजें करता है, और शेफ जो कि होटल या रेस्टोरेंट में खाना बनाता है और उसको अपनी अपनी रेसिपी पर भरोसा होता है कि इसको इस तरह से पकाने से ही लोगों को उसको खाने में रुचि आएगी। तो अगर स्किल की परिभाषा की बात करें तो किसी काम को अच्छे से और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के साथ करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं स्किल। तो अगर कोई प्लम्बर है तो उसको जानकारी होगी कि अगर मैं इस नलके को इस तरह से रिपेयर करूं तो ये ठीक हो जाएगा, सही प्रेशर से पानी आएगा, और इसमें ये दिक्कत है तो वो एक डॉक्टर की तरह उसका डायग्नोज करता है कि इस वजह से यहां पर पानी लीक हो रहा है, तो अगर यहां पर मैं व्हाइट सीमेंट या सीमेंट का इस्तेमाल करूं तो इस वजह से ये पानी रुक जाएगा, तो यहां पर सीपेज की दिक्कत नहीं आएगी। तो उस तरह की एक कला यानी कि स्किल की जरूरत है कि वो ये कहती है कि किसी भी काम को अच्छे से और प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ करने की जो क्षमता है उसको स्किल कहते हैं। अब हम चलते हैं लेबर वर्सेस ह्यूमन कैपिटल के अंडरस्टैंडिंग की तरफ। लेबर का मतलब होता है मेहनत, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है नॉलेज और स्किल प्लस एफिशिएंसी को हम मिलाएं तो उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो लेबर की जब हम बात करें तो लेबर एक तरह से शारीरिक या मेंटल एफर्ट की बात करता है। ह्यूमन कैपिटल उस स्पेशलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज या एबिलिटीज या क्षमता की बात करता है जिससे कि वो लेबर को करने में आसानी होती है। तो इसमें बेसिकली उस क्वालिटी की बात होती है, उस एफिशिएंसी की बात होती है, सिर्फ एफर्ट की बात नहीं होती है। लेबर में बेसिकली फिजिकल और मेंटल एफर्ट की बात की जाती है। ह्यूमन कैपिटल एक दर्जा ऊपर की तरफ है, राइट। तो इसमें आपको यह समझने की जरूरत है कि लेबर और ह्यूमन कैपिटल में अंतर क्या है। लेबर इज बेसिक फिजिकल और मेंटल एफर्ट, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में आपकी ट्रेनिंग, आपका अभ्यास, आपने जो जिस तरह की पढ़ाई की है उससे आपको क्या जानकारी मिली है, आप एक स्पेशलाइज्ड हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं तो आप मानसिक रूप से लोगों को एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि आप इस तरह के एक शायद एक डिप्रेशन में है, आप इस तरह इस वजह से आपको एक तरह से आप उदास फीलिंग में चल रहे हैं, तो उसकी जानकारी एक साइकियाट्रिस्ट को होगी। साइकियाट्रिस्ट का काम एक कैंसर सर्जन नहीं कर सकता, कैंसर सर्जन का काम एक साइकियाट्रिस्ट नहीं कर सकता। तो ये जानकारी होना जरूरी है और इसको एक तरह से ब्रॉडर टर्म में ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो यहां पर एक तरह से ऑब्वियसली किस तरह की पढ़ाई की है उससे काफी फर्क पड़ता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो स्कूल में स्कूल से लेकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग तक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इंजीनियरिंग छात्र थ्योरी और साइट पर प्रैक्टिकल सीखता है ना। तो ये काफी अहम होता है कि अगर उसने ब्रिज बनाना सीखा है तो सडनली हम कहें कि मेरा कंप्यूटर रिपेयर कर दो, तो वो कहेगा कि भाई ये मैंने नहीं सीखा है, मुझे तो ब्रिज का काम करना आता है, राइट। ब्रिज वाले बंदे को शायद रोड का काम नहीं जानता होगा,
तो ये एक तरह का माइक्रो स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जिससे कि आप सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनेंगे तो आपके काम की जो क्वालिटी होगी वो भी ज्यादा बेहतर होगी। उसी तरह से आप हेल्थ केयर की बात करें तो सेहत अच्छी हो तो पढ़ाई और काम दोनों अच्छे होते हैं। कल्चर की बात करें तो जैसे यहां पर अगर हम आगे देखें, ये जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन जो है, यानी कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि हमेशा इंप्रूवमेंट करने की बात होती है। उसी तरह से जर्मनी में पंचुअलिटी पर काफी जोर दिया जाता है, क्वालिटी पर काफी जोर दिया जाता है। तो अगर हम वापस यहां पर आए तो ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आप सही तरीके की ट्रेनिंग और उसके लिए पढ़ाई करें। तो ट्रेनिंग की अगर हम परिभाषा समझे तो इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल्स, की सही तरीके की जो कला है उसको सीखने की जो पूरी जो प्रक्रिया है उसको ट्रेनिंग कहते हैं। दैट ही इज बीइंग ट्रेन टू बिकम ए डॉक्टर, कि वो डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग ले रहा है, वो वकील बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग। तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो गुड हेल्थ से ऑब्वियसली सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई और काम दोनों अच्छे होंगे। उसी तरह से मैंने जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ काइजान की बात की, इसके ऊपर आपसे 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और ये 1900 जब वो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए अगस्त 1945 में, उसके बाद जापान ने ये सोचा कि हम जापान को फिर से रीबिल्ड करेंगे। और इसी वजह से ओवर द इयर्स जापान इतनी ज्यादा प्रगति कर पाया है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग पर जोर दिया है, उन्होंने स्किल्स पर जोर दिया है, उन्होंने मेहनत पर जोर दिया है, उन्होंने काइजन पर जोर दिया है। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको ऑब्वियसली प्रगति जरूर मिलेगी। उसी तरह से जर्मनी में अगर किसी ने 9 बजे कहा तो ऐसा नहीं कि आप 9:30 बजे टहल कर आ सकते हैं और कह सकते हैं अरे ट्रैफिक बहुत था। ये जर्मनी में नहीं हो सकता है, कुछ और देशों में हो सकता हो लेकिन जर्मनी में नहीं हो सकता है। 9 बजे का मतलब होता है 9 बजे, या अगर मेरी बुक में देखें 9 बजे का मतलब होता है 8:55, कि 5 मिनट पहले ही आप पहुंच जाओ, ताकि आप दूसरे व्यक्ति को इंतजार ना करवाओ, आप उसके समय का और अपने समय दोनों का आदर करो। ये काफी जरूरी बात हो जाती है, राइट। तो कॉग्निटिव इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सीखने की और जानने की और समझने का जो पूरी जो प्रक्रिया है उसको कॉग्निटिव कहते हैं, राइट। अब हम चलते हैं ह्यूमन कैपिटल की, जब हम बात करते हैं उसके लिए किस तरह के चैलेंजेस प्रस्तुत होते हैं हमारे भारत देश में। तो भारत ने ऑब्वियसली तरक्की काफी की है, तो इसके लिए एक बड़ा एक पैरामीटर है लिटरेसी रेट, यानी कि कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो जब भारत आजाद हुआ था, ओके, तब ऑब्वियसली इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, काफी कम परसेंटेज थी। लेकिन अभी 2023 की जो आई मीन की जो बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल्स देखें तो 85% ऑफ मेल्स आर लिटरेट एंड 70% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। सो ये काफी अहम बात हो गई है। तो दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि it is the percentage of people above the age of 15 who can read and write and understanding a short simple statement about their everyday life। यानी कि अगर आपको बैंक स्टेटमेंट दिया गया हो तो आप बैंक स्टेटमेंट को पढ़ सके, आप अपने हस्ताक्षर खुद कर सके, ये नहीं कि आप अंगूठा छाप हो। ओके, सो प्रोडक्टिविटी इज द एबिलिटी टू डू मोर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि अगर आपसे कहा जाए कि मुझे ये 4 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए, ये मशीन चालू हो जानी चाहिए, ये मशीन रिपेयर हो जानी चाहिए, तो यानी कि अगर आप 4 घंटे के अंदर उस काम को कर सके तो इसका मतलब आपका प्रोडक्टिविटी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम चलते हैं इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ। इसका क्या अर्थ होता है? ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हर साल 31 ऑफ जनवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को भारत की संसद में पेश किया जाता है। अब 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें कहा गया कि 65% जो आबादी है वो 35 साल से कम की उम्र की है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास काफी युवा और प्रोडक्टिव आबादी है, राइट।
और इस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का हमको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें एजुकेशन, पढ़ाई, स्वास्थ्य और नौकरियां मिले तो देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब यही होता है, इट रेफर्स टू द बेनिफिट जो कि एक देश को मिलता है जहां पर कई सारे युवा और मेहनती लोग हो। और जब काफी लोग इस तरह से मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उनके ऊपर कम लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो जो देश है वो ज्यादा तरक्की करेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स भी ज्यादा बेहतर होगा। तो इसको करने के लिए ये जरूरी बनता है कि हम सभी लोग सही तरीके की पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, ट्रेन हो किसी भी एक काम करने के लिए, और हमारी स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर करें। अब जहां तक हमारी जो हमारे इतिहास में जो स्किल हेरिटेज की बात होती है, तो एक तरह से जो काम था उसको एक तरह का एक्सप्रेशन ऑफ नेचर माना जाता था, राइट। या हमारे यहाँ काम को पूजा जाता था कि ये वो कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, जो एक ईडियम है, वर्क इज वर्शिप, यानी कि अगर आप मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर ना भी जाएं तो चलेगा, अगर आप काम सही तरीके से करें, उसको पूजा की तरह माने, तो ये भी एक तरीके से पूरी तरह से किसी की प्रार्थना करने लायक जैसा ही है। तो यहाँ पर जैसे आयुध पूजा होती है, दशहरा के सामने आती है, या विश्वकर्मा पूजा होती है, हमारे जितने भी औजार हैं उनकी पूजा की जाती है, और ये एक तरह का ट्रेडिशन है जो कि आज की तारीख में भी चालू है। उसी तरह से जो प्रोडक्ट क्रिएशन है उसमें कला का इस्तेमाल होता है, विद्या का इस्तेमाल होता है, और जितनी भी जानकारी है उसको यू नो पिता अपने बेटे को या बेटी को, वो अपने बेटे या बेटी को, इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है। शिल्प शस्त्रास्त्र की बात है, उसमें कला और ज्ञान दोनों का मेल है, यानी कि किस तरह से स्कल्पचर्स हो या किसी तरह के पेंटिंग्स हो, बिल्डिंग को बनाने की कला, वुडन आइटम्स को स्कल्प करने की कला, या सिल्वर, चांदी या सोने की जो ज्वेलरी है उसको करने की जो कला है, उन सभी को शिल्प शास्त्रास्त्र के तहत माना जाता है। तो इससे एक तरह से सही तरीके से एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह का पोस्चर हो, किस तरह के रंगों का इस्तेमाल हो, किस तरह के मेजरमेंट हो। अब अभी जैसे आप देखे होंगे कि आप हर शहर में बड़े बड़े स्टैचूस लगाए जाते हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर का हुआ, महात्मा गांधी का हुआ, सरदार पटेल का हुआ, जवाहरलाल नेहरू का हुआ। तो उनका ये जरूरी बनता है कि अगर आप सरदार पटेल का एक प्रतिमा बनाएंगे तो वो सरदार पटेल जैसी ही लगनी चाहिए, ऐसा नहीं हो ना कि कोई किसी और व्यक्ति की तरह लगे। तो उसमें भी एक तरह की कला की आवश्यकता पड़ती है, और ये सभी के सभी शिल्प शास्त्रास्त्र के तहत आता है। और लास्ट में हम पढ़े स्टिच शिप बिल्डिंग। जो भारतीय हैं उन्होंने जो जहाज बनाने की जो स्टिच टेक्निक है वो 2000 साल तक चली है, यानी कि 2000 साल तक उन्होंने जहाज और नावों को बनाने के लिए इस स्टिचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और ये मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार होता है और किसी भी तरह की संस्कृति का आदान प्रदान होता है इंडियन ओशन में, इंडियन भारतीय महासागर में, उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी जो लकड़ी की जो प्लैंक्स हैं उसको कॉर्ड के साथ सिला जाता है, कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो नाव या जहाज है वो एक तरह से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो उसमें जो पानी की लहरें टकराती हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, वो आपस में ही किस फ्लेक्सिबिलिटी से उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो यूरोपीय आए उसके बाद इस कला का एक तरह से डिक्लाइन हो गया, और अभी ये छोटी नावों के लिए ही इस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हम एक और बात को पर ध्यान दें कि जो फैमिलीज हैं, जो स्कल्पटर्स के अलग अलग परिवार हैं, उन्होंने भारतीय मंदिरों पर कई सालों तक, कई सदियों तक उन्होंने काम किया है। उन्होंने एक्सेलेंस को परस्यू किया है कि हमारा काम सबसे बेहतरीन होना चाहिए। दे कंसिडर्ड वर्क एज वर्शिप, जिसकी बात मैंने अभी की, क्योंकि उन्होंने रेगुलरली अभ्यास किया और नई नई टेक्निक्स को सीखा। मैं काम करता हूं एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देता हूं, ओके, ताकि 2 वीडियोस ना करने पड़े। तो हम चलते हैं, जो मैंने 3 पार्ट्स में बनाया था ये तीसरा पार्ट है, ओके। अब हम चलते हैं पूंजी की तरफ, यानी कि कैपिटल की तरफ। मैं इसका रंग बदल देता हूं, ओके। नाउ, तो जहां तक हम देखें, जो कोई भी बिजनेस होता है उसको पैसे की जरूरत होती है और एसेट्स की जरूरत होती है। एसेट्स का मतलब क्या हुआ, मशीनरी हुई, कंप्यूटर हुआ, गाड़ियां हुई, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए टूल्स हुए, दुकान हुई, फैक्ट्री की बिल्डिंग हुई। इन सभी चीजों को बनाने के लिए आपको पैसे यानी कि पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, राइट।
तो ये सारे आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हमने रत्ना का उदाहरण देखा पहले, उसको जरूरत थी पैसे की ताकि वो लैंड लीज पर ले सके, उस पर जो भी बिल्डिंग थे उसको रेंट पर ले सके, फर्नीचर खरीद सके और किचन इक्विपमेंट को भी खरीद या रेंट पर ले सके। इन सभी चीजों को खरीदने के लिए कैपिटल यानी कि पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पैसा, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि अगर आप किसी रसोई में काम करने वाले को एम्प्लॉय करेंगे तो उसके लिए भी उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी हर महीने, राइट? तो उसके लिए भी पैसे की या पूंजी की जरूरत पड़ेगी, तो वो शायद मार्केट में किसी से उधार लेगी या कैसे भी उस पैसे का इंतजाम करेगी, राइट? नाउ, तो अगर हम कैपिटल यानी कि पूंजी की जो परिभाषा है उस पर नजर डालें तो इसका मतलब उसका ये होगा कि पैसा या मानव निर्मित संसाधन यानी कि मैन मेड रिसोर्सेस, राइट? तो जो गुड्स या सर्विसेज बनाने के काम आए उसको कैपिटल कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स एनी एसेट, ओके, जो भी कोई वस्तु हो, फिजिकल हो जैसे कोई टूल हो या गैस स्टव हो, या फाइनेंशियल हो या पैसा हो, जिससे कि गुड्स या सर्विसेज को प्रदान किया जाए। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट बनाते हैं तो रत्ना को 2-3 वेटर्स को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, दे आर द सर्विसेज। गुड्स क्या हुए? जो भी सब्जी, फल, तेल, चावल वगैरह खरीदती है उसको गुड्स माना जाएगा। ओके, सो कैपिटल बिल्कुल जरूरी होता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और या सर्विस सेक्टर के लिए भी। ओके, अब कहां से आप कैपिटल का इंतजाम कर सकते हैं? पहला तो आपके खुद के पास जितने भी आपने बचत की है उससे आप ले सकते हैं पर्सनल रिसोर्सेज, या अपने परिवार के किसी व्यक्ति से ले सकते हैं या किसी दोस्त से ले सकते हैं, राइट? सो दैट बिकम्स अ फर्स्ट सोर्स। या आप बैंक से लोन ले सकते हैं जहां पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि किसी तरह का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट? तो हर महीने आपको ईएमआई देना पड़ेगा। ईएमआई का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर महीने आप लेट्स से आपको 5,000 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे, जिसमें कि प्रिंसिपल का अमाउंट भी होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट। कुछ बैंक्स हो सकता है आपको 10% इंटरेस्ट पर दे, कुछ बैंक्स हो सकता है कि 12% इंटरेस्ट पर दे, ये डिपेंड करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। ओके, तीसरा होता है स्टॉक मार्केट से, यानी कि बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट से भी पैसा जुटा सकती हैं और प्रॉफिट में से वो डिविडेंड जिससे उन्होंने पैसा उधार पर लिया है उनको वो डिविडेंड के तौर पर देती हैं। यानी कि आपको जिस व्यक्ति ने भी उधार में पैसा दिया है स्टॉक मार्केट में उसको हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने या हर साल एक डिविडेंड भी मिलता है, जो कि मुनाफे का एक पार्ट होता है। तो अगर हम डिविडेंड की परिभाषा देखें, डिविडेंड वो बेसिकली अमाउंट है, ये पैसे का अमाउंट है जो कंपनी द्वारा शेयर होल्डर्स को मुनाफे की तरह दिया जाता है। देयर आर सम कंपनीज जो कि काफी अच्छा मुनाफा देती हैं। इनफैक्ट काफी लोग शेयर मार्केट में उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन कंपनियों से हर साल हर 6 महीने में अच्छा डिविडेंड आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहूं तो कोल इंडिया हुआ, एचपीसीएल हुआ, बीपीसीएल हुआ, इंफोसिस हुआ, हीरो मोटरकॉप हुआ, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि हमेशा, वेदांता हुआ जो कि अच्छा डिविडेंड हमेशा देती हैं। उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोरोवर ऑफ अ लोन टू द लेंडर फॉर यूजिंग देयर मनी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि लोन पर एक्स्ट्रा पैसा जो बोरोवर को, जिसने पैसा लिया है और लेंडर को उसको देना पड़े, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैंने किसी से 100 रुपए लिए हैं, राइट, और उसने कहा कि मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर महीने, तो मुझे 10% इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा हर महीने, राइट? 10% ऑफ 100 रुपीज यानी कि 10 रुपए। इसके बाद हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुद एक तरह का बिजनेस करता हो। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है नया बिजनेस शुरू करना या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ भी नया बनाना, राइट? तो ये उसकी परिभाषा हो जाती है। एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? एंटरप्रेन्योर आइडिया सोचता है, राइट, रिस्क लेता है और बाकी फैक्टर्स का भी इंतजाम करता है, यानी कि जमीन का इंतजाम करता है, मजदूरों का इंतजाम करता है, पूंजी का इंतजाम करता है और उन सभी को जोड़कर और सोसाइटी को किसी ना किसी तरह का फायदा पहुंचाता है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर के मन में ये बात होती है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को पहचानूं और उसका सॉल्यूशन निकालूं जिससे कि समाज में लोगों को फायदा जरूर पहुंचे।
तो उसका क्या होता है, वो एक तरह का रिस्क लेता है और उस तरह का निर्णय लेता है, और जिस तरह का इनोवेशन करता है उससे सोसाइटी का भला भी होता है, तो उससे एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है। वो काफी लोगों को नौकरियां भी देता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, तो उससे काफी और लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है। राइट, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति से मुलाकात की जो अपने दफ्तर में 40 लोगों को नौकरियां देता है, यानी कि 40 लोगों के घर चलते हैं जिस तरह की तनख्वाह उनको हर महीने मिलती है। तो ये होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा, जिस तरह का रोल करता है। तो फिर से अगर मैं बताऊं तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, इन सभी चीजों का इंतजाम करता है, भूमि का, कैपिटल का, टूल्स का वगैरह, रिस्क लेता है, फिर वो निर्णय लेता है कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को चलाऊंगा, और समाज की तरफ एक तरह का कंट्रीब्यूशन करता है कि मेरे जो भी मैंने काम किया उससे समाज का भला भी हो। अब हम यहां पे चलते हैं स्टार्टअप की परिभाषा। अब स्टार्टअप इंडिया, हम आपने सुना होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो स्टार्टअप की जब हम परिभाषा करें तो लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, यानी कि ज्यादा आपके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तेजी से बढ़ने और टेक्नोलॉजी यूज करने वाले बिजनेस को स्टार्टअप कहते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं लेकिन वो जल्दी से ग्रो करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, और टेक्नोलॉजी का काफी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसको स्टार्टअप कहा जाता है। अब हम चलते हैं एक केस स्टडी की तरफ जो कि है जेआरडी टाटा की के बारे में, जिन्होंने भारत के लिए काफी बड़ा सोचा, बड़े सपने देखे। अब जेआरडी टाटा, टाटा ग्रुप के इनका पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ओके, वो उन्होंने टाटा ग्रुप के हेड बने, एयर इंडिया की शुरुआत की, स्टील हुआ, कार के लिए टाटा मोटर्स, स्टील के लिए टाटा स्टील, पावर के लिए टाटा पावर, केमिकल्स के लिए टाटा केमिकल्स, ये सारे के सारा टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं। इसके अलावा और कौन सी टाटा कंपनीज हैं? इंडियन होटल्स। ओके, इंडियन, मेरे को इकोनॉमिक्स के बारे में काफी अच्छी जानकारी है इसलिए मैं बता रहा हूं। इंडियन होटल्स टाटा ग्रुप की हैं। उसी तरह से टाइटन, ये टाटा ग्रुप की है। राइट, टाइटन की जो घड़ियां या ज्वेलरी होती है। ट्रेंट, आपने जूडियो की दुकानें देखी होंगी, वो ट्रेंट की हैं। वेस्ट साइड की दुकानें देखी होंगी, वो भी ट्रेंट के तहत आती हैं। ये सारी की सारी, सो अगर टाटा की बात करें, मैं आपको सीधा बताता हूं, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट, इंडियन होटल्स, टाइटन, ट्रेंट, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप की हैं। इसके अलावा भी 10-12 कंपनीज उनके पास और भी हैं। तो वर्कर्स की वेलफेयर की उन्होंने काफी परवाह की, और काफी ईमानदार और एक दूरदर्शी नेता वो थे, और 1992 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। ओके, सो दिस इज अबाउट जेआरडी टाटा। इनके बारे में, उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी 1932 में, और अभी एयर इंडिया भी टाटा ग्रुप के पास ही है। ओके, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो उनको काफी सारे सेक्टर्स में उनका बड़ा योगदान है। अब हम चलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि ये प्रोडक्शन का एक बड़ा एनेबलर है। एनेबलर है मतलब सहायता प्रदान करता है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की परिभाषा देखें तो साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कैमरा है, कैमरा आपके मोबाइल फोन पे जो कैमरा है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक डिजिटल इमेज में तब्दील करता है, जिससे कि आपकी फोटोग्राफ या वीडियो कैप्चर हो जाती है। राइट, तो कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है वो किसी ना किसी तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करती है। राइट, तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें किस तरह का इस्तेमाल होता था, जैसे पुलिस हुए, व्हील बैरो है, आज भी काम होते हैं। अगर आप किसी कोल प्लांट में जाएं तो आप उस तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में आपको किसी और व्यक्ति को मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक बटन से, गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, पेटीएम से इमीडिएटली यूपीआई से आप दूसरे व्यक्ति को पैसा पहुंचा सकते हैं। आप किसानों के लिए वेदर अपडेट्स दे सकते हैं। राइट, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, आप जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर दुकानदार से पूछना नहीं पड़ता कि इसका घर कहां पड़ेगा, ये दुकान कहां पड़ेगी। राइट, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी से इट गेट्स रिप्लेस, जिससे कि लोगों को और भी ज्यादा सुविधा मिलती है। पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे, लेकिन आजकल सभी स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग खत लिखते थे, फिर ईमेल का इस्तेमाल करने लगे, फिर एसएमएस का इस्तेमाल करने लगे। अभी सभी के सभी व्हाट्सएप के द्वारा या अरटे के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट
करते रहते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे व्हील बैरो हुए, पुली हुई वगैरह, जिसका कि इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन कई सारी चीजों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, राइट। सो टेक्नोलॉजी पेविंग द वे फॉर एक्सेसिंग नॉलेज, स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे भारतीय सरकार के ही कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हो गया स्वयं। ओके, स्वयं को कहते हैं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका एक्रोनिम है स्वयं, जो कि कई सारे ग्रेड 9 के आगे से के बच्चों के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का इंतजाम करता है, जिससे कि अब रोबोटिक्स के बारे में, एक्वाकल्चर मतलब जहां पर प्रॉन, श्रिम्प वगैरह का को ग्रो किया जाता है, या टेक्सटाइल प्रिंटिंग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। या नेशनल करियर सर्विस की हम यहां पर बात करें, राइट। सो नेशनल करियर सर्विस जो सरकार की तरफ से है, जो कि प्लम्बिंग से लेकर अकाउंटिंग तक के नौकरियां आपको ढूंढने में मदद देती है। इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपको पता चलेगा कि ओके, जबलपुर में इस तरह की नौकरी का इंतजाम है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति वहां जबलपुर में इस पर्टिकुलर नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहे। या टेक्नोलॉजी जैसा है, जोग्राफिकल बैरियर, जैसे कि अभी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूं, आप में से कुछ होंगे जो कि बंगलुरु से होंगे, कुछ होंगे जो जालंधर से होंगे, कुछ होंगे जो पटना या रांची या जमशेदपुर से या कोलकाता से होंगे। तो अलग अलग जगह से आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। आपको अपने स्कूल के टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। यहां पर आप काफी डिटेल में अपने समय पर, जब भी आपका मन चाहे, आपको रात को 1 बजे नींद नहीं आती, आप मेरा वीडियो यहां पर चला सकते हैं और एक पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा किससे हो रही है? टेक्नोलॉजी की मदद से हो रही है। सो टेक्नोलॉजी ने एक तरह की जो दूरियां हैं और बाउंड्रीज को मिटा दिया है। अब इंडिया से बाहर भी सीखा जा सकता है। इंडिया के किसी भी प्रदेश से, कहीं से भी आप किसी भी टीचर के साथ जुड़ सकते हैं, किसी और के लिए भी काम भी कर सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अखबार के में जो एडिटिंग का काम होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, वो बेहतरीन एडिटर्स होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अभी दफ्तर वगैरह नहीं आ सकता, तो वो कहते हैं कि मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आप इसको एडिट करके तुरंत भेज दीजिए। सो टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफी फायदा हो रहा है। मेरा एक दोस्त है सतीश आचार्य, जो कि कोस्टल कर्नाटक के एक छोटे से शहर में रहता है, लेकिन वहां से वो इतने बेहतरीन कार्टून पूरे देश के बड़े बड़े अखबारों और वेबसाइट्स के लिए बनाकर भेजता है। तो ये पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। ऐसा नहीं है कि उसको मुंबई या दिल्ली के किसी अखबार के दफ्तर में ही बैठकर काम करने की जरूरत पड़े। ओके, अब हम चलते हैं फैक्टर्स। हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड, राइट। सो कॉम्बिनेशन एंड प्रपोर्शन। तो फैक्टर्स किस तरह से जुड़े हैं? तो पहले हम लैंड यानी कि भूमि, लेबर यानी कि मजदूरी, कैपिटल यानी कि पूंजी, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी सब साथ मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। ये बात तो हमने समझ ली। इसके साथ साथ किस चीज में कितनी मात्रा में हर फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स की। उसके साथ साथ आपको सर्विसेज की भी जरूरत पड़ेगी कि कोई बिलिंग काउंटर हुआ, जो क्लीनिंग के लिए काम आते हैं, उन सभी चीजों के लिए भी जरूरत पड़ेगी। सो डिपेंड करता है कौन से सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं जिसमें कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिजिकली, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, किसानों को कंस्ट्रक्शन में जितने भी मेसन को या ईंटें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जानी पड़ती हैं। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी बारीकी का काम होता है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर कौन से होते हैं? जिसमें कि ज्यादा पैसे की जरूरत हो, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, या कार बनाने की फैक्ट्री हो, या सैटेलाइट या रॉकेट्स बनाने की जगह हो, उसमें ज्यादा पूंजी की और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और मशीनरी की भी जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स स्किल्स और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एक के बिना पूरा काम नहीं हो सकता है। आपके पास स्किल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, मशीनरी हो, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आप उसको पूरी तरह से सफलता से उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाएंगे, राइट। तो जहां तक न्यू यहां पर जो उदाहरण जो दिए गए हैं, पहला मशीन यूज इन एग्रीकल्चर, अगर आप ट्रैक्टर्स का या ड्रोन्स का इस्तेमाल करें,
अगर आपको कोई दवाई का छिड़काव करना हो तो अभी आप ड्रोन की मदद से आप पूरे खेत में कर सकते हैं। किसी को फिजिकली जाकर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप 5 लोगों को एम्प्लॉय करें दवाई को छिड़कने के लिए। ड्रोन 1 घंटे में पूरा काम काफी सफाई से और काफी चतुराई से फिर एफिशिएंटली वो काम कर पाएगी। उसी तरह से 3D प्रिंटिंग हुई, उससे काफी सारे टेक्सटाइल उद्योग को काफी मदद मिल रही है क्योंकि हैंडलूम प्रोडक्ट्स का लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर हो पाता है। ओके, देन द ज्योग्राफिक इंटरकनेक्टेडनेस एंड सप्लाई चेन्स, यानी कि अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर हैं तो वहां से आप कैसे करेंगे। अभी आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, लेकिन अगर आपने जो सामग्री बनाई है, जैसे कई सारे लेडीज हैं जो कि अचार बनाती हैं, अब वो अचार को पूरे देश में कैसे बेचे, उनके पास काफी खास तौर से रेसिपी हो सकती है, तो वो अपने प्रोडक्ट को अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर सकते हैं या इंडिया मार्ट पर। वहां पर अगर मुझे रुचि हो कि मुझे इस तरह का अचार का रेसिपी चाहिए था, मुझे ये खाना है, तो मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट या इंडिया मार्ट पर ऑर्डर कर सकता हूं और वो मेरे घर तक डिलीवर हो जाएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक जगह पर हूं, मैं उत्तर भारत में हूं और दक्षिण भारत से मैं ये चीज को मंगा रहा हूं। ये हो सकता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को भी टेक्नोलॉजी और जिस तरह से प्रोडक्शन इनपुट्स हैं उन्होंने एक तरह से पूरे दुनिया को समेट कर रख दिया है। कहीं से भी कोई भी जगह किसी भी सामान को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ सप्लाई चेन चैलेंजेस होते हैं, उसके उनके लिए भी किसी ना किसी तरह के चैलेंजेस प्रस्तुत आते हैं। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? सप्लाई चेन इज ए नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी। वही कहा ना कि आपके पास किसी चीज को यहां से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि बुकिंग की जाए, उसके साथ साथ आपको पैसे भेजने की सुविधा हो, राइट, तो उसका कोऑर्डिनेशन हो, उसको पैकिंग की जाए, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसकी डिलीवरी की जाए, उस पूरी चीज को, उस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के तहत अगर सभी चीजें एक तरह के ऑर्डर में पहुंचेंगी तो आप सही तरीके से एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो सप्लाई चेन में कभी कभी रुकावटें आती हैं, जैसे कि आपको याद होगा कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, लॉकडाउन का माहौल था, तो उस समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं थी, तो उस समय पर सप्लाई चेन में एक तरह की रुकावट प्रस्तुत होती है, राइट। अब हम चलते हैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। अब मोबाइल फोन में हम हमें माना जाता है कि हम चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। हालांकि अभी अमेरिका कहता है कि जितने भी जो अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भारत में नहीं अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या करने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके अलावा बेसिकली इंडिया इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स आफ्टर चाइना। तो उसमें क्या होता है, पहले R&D टीम पहले ये निर्णय करती है कि कि किस तरह का टेक्नोलॉजी होगी कि ये फोन दूसरे फोन से बेहतर कैसे होगा। जैसे अभी आईफोन 17 आया, अब आईफोन 17 आईफोन 16 से कैसे अलग हो सकता है, आईफोन 16 आईफोन 15 से कैसे अलग हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है, उस पर भी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, वो नए नए फीचर्स की बात करती है। फिर वो रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते हैं कि कोई अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़े, फिर फैक्ट्री को सेटअप किया जाता है, उसके लिए भूमि का इंतजाम किया जाता है, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग बनाई जाती है, राइट। उसके बाद उसके लिए मशीनरी, कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह का इंतजाम होता है। फिर टेस्टिंग की जाती है, उस फोन को टेस्ट किया जाता है कि क्या इस फोन को जब टेस्ट किया जाता है उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है, क्या बैटरी बहुत ज्यादा हीट हो रही है, या बैटरी को चार्ज होने में ज्यादा समय लग रहा है, या बैटरी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, या बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस सभी का काफी डिटेल में टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद जब टेस्टिंग पूरी हो जाए और फाइनल प्रोडक्ट पर निर्णय किया जाए, उसका फिर मास प्रोडक्शन किया जाता है कि हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में उस फोन को मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर उसको होलसेल और रिटेल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हर स्टेज पर ह्यूमन एफर्ट की जरूरत पड़ती है कि लोगों, मशीन तो होती है लेकिन किसी ना मशीनों को भी सुपरवाइज करने की जरूरत पड़ती है ना। हालांकि अभी एआई आ गया तो काफी चीजों में एआई की मदद से काफी सुविधा भी पहुंचती है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन एफर्ट की भी काफी आवश्यकता पड़ती है डिजाइन स्टेज पर, सुपरवाइज करने में और उसको और बेहतर करने में, राइट। जैसे सॉफ्टवेयर हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो कि अलग अलग आईआईटीज, एनआईटीज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल कर आते हैं,
प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं जो कि अलग अलग बिजनेस स्कूल से आते हैं, वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को बेहतरीन कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी एक बिजनेस स्कूल में पढ़ती है, एक्सएलआरआई जमशेदपुर में। तो वहां पर उनको ये सिखाया जाता है कि एक नया प्रोडक्ट आया है, ओके, लेट्स से एक नया किस्म का एक ब्रेड आया है या एक नया किस्म का साबुन आया है। अब मार्केट में साबुन तो कई सारे हैं, तो इस साबुन की खासियत क्या है, इस साबुन को किस एज ग्रुप के लिए टारगेट किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हम इस साबुन को जनरली 30 से 40 के एज ग्रुप वाले लोगों के लिए टारगेट करें कि आपके त्वचा के लिए, आपके स्किन के लिए इस साबुन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी अच्छा, आपको काफी फायदा होगा। तो सही तरीके से उसको पोजीशन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, राइट। उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होगा वो पैसा लगाएगा, वो सही तरीके से गाइडेंस करेगा कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रोडक्ट बने जिससे कि इस एज ग्रुप वाले को, इस पर्टिकुलर किस्म के लोगों को काफी फायदा पहुंचे। उसके लिए वो भूमि का इंतजाम करेगा, फैक्ट्री के स्पेस का इंतजाम करेगा, राइट, और सही तरीके के स्किल्ड वर्कर्स का भी इंतजाम करेगा, और उन सभी के लिए उसको पूंजी का भी इंतजाम करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक तरह का पजल पीसेस की तरह है कि अलग अलग चीजों का आप इंतजाम करें ताकि पूरी तस्वीर बन जाए, ओके। अब हम आखिर में चलते हैं जो हमारी जिम्मेदारियां हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ, किस तरह की हमारी जिम्मेदारी है। पहली बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस की। तो इनका सस्टेनेबल इस्तेमाल करना जरूरी है। ये नहीं कि हम भूमि का उपयोग करें और बाकी उसको गंदा करके छोड़ दें, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं वो एक तरह से लिमिटेड है। ये नहीं कि हम अपनी जनरेशन पूरा इस्तेमाल कर लें और आगे की जनरेशन के लिए छोड़ दें कि स्वाहा हो गया, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो ऐसा करना बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। जैसे कि जो तमिलनाडु में जो लेदर फैक्ट्रीज हैं या कानपुर के पास जो लेदर फैक्ट्रीज हैं, उससे जितनी भी नदियां हैं, भूमि है, उसमें काफी प्रदूषण फैलता है, राइट। उसी तरह से अगर हम पुराने स्मार्टफोन्स को हम सही तरीके से डिस्पोज ना करें तो उससे भी जो लेड है, जो मरकरी है, लिथियम बैटरीज हैं, उससे ग्राउंड वाटर वगैरह और एनिमल्स और प्लांट्स को भी काफी नुकसान पड़ता है। तो इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल डिस्चार्ज करना, डिस्पोजल करना काफी आवश्यक बन जाता है। तो क्योंकि जितना भी पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने की आवश्यकता है कि हम पूरे पर्यावरण को सस्टेन करें, उसकी सुरक्षा करें ताकि आगे के जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर पाए। दूसरी बात है वर्कर्स या एम्प्लॉयज जितने भी आपके पास काम करते हैं, उनके लिए सही तरीके की तनख्वाह होनी चाहिए कि सही तरीका का आप मुआवजा दें। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, आप फैन का इंतजाम करें, अगर किसी सॉफ्टवेयर फैक्ट्री है तो एसी का इंतजाम करें, सही तरीके की कुर्सियां हो, खाने खाने की सुविधा हो, साफ पानी हो उनके पीने के लिए, राइट। तो ये एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना जरूरी है। अगर महिलाएं काम करती हैं तो महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर अगर 8 बजे के बाद उनको घर वापस जाना हो तो उनके लिए एक ड्रॉप व्हीकल हो ताकि वो सुरक्षित होकर अपने घर तक पहुंच पाए। उनकी ट्रेनिंग की जाए ताकि वो और भी अच्छी तरीके से वो काम कर पाए। उनके जो पढ़ाई, अगर उनको और रीस्किल होने की जरूरत हो तो आप उनकी ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग का भी इंतजाम करें। और इसके साथ साथ हेल्थ केयर हुआ, लीव हुआ, किसी भी तरह के तरीके से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कि इनको मैं ज्यादा पैसे दूंगा, इनको कम पैसे दूंगा, ऐसा नहीं। अगर दोनों एक तरीके का काम करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल्स और फीमेल्स, दोनों को एक तरीके का वेतन मिलना चाहिए। आखिर में आते हैं सीएसआर की तरफ। सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को कहा जाता है कि अगर आप मुनाफा करते हैं तो उस मुनाफे का एक 2% यानी कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स आपको सीएसआर एक्टिविटीज में, जिससे में आप किसी भी गांव में एक स्कूल को रिपेयर करके कर सकते हैं, वहां पर सभी बच्चों को स्कूल बैग दे सकते हैं, साइकिल प्रदान कर सकते हैं, ये सब सीएसआर एक्टिविटीज में किया जा सकता है। सो 2014 में इंडिया पहला देश बना जहां पर कानून के तहत ये मैंडेट किया गया कि कंपनियां एवरेज प्रॉफिट यानी कि 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटीज में जरूर लगाएंगे। कोई तालाब हो उसको आप साफ कर सकते हैं, उसको सीएसआर के तहत आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जिससे कि समाज को फायदा भी पहुंचे, यानी कि कंपनियां अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि समाज के फायदे के लिए कुछ ऐसा काम करें। तो बिजनेस आर मोटिवेटेड टू एड्रेस सोशल, सामाजिक या प्राकृतिक पर्यावरण के लिए जो कंसर्न्स हैं
जिससे कि सभी को फायदा मिले। कोई भी पोल्यूटिंग एक्टिविटीज, अभी जैसे कोई सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री से काफी प्रदूषण फैलता है, तो अगर उसको उसकी भरपाई करने के लिए हो सकता है आप कहें कि ओके आज एक दिन, आज संडे का दिन है, आज हम 1000 सैपलिंग्स लगाएंगे ताकि प्रदूषण का इफेक्ट थोड़ा कम भी हो, राइट। तो ये सीएसआर एक्टिविटी के तहत किया जा सकता है, राइट। तो इसके साथ साथ हमारा ये वाला चैप्टर एक ही वीडियो में, मैंने इंग्लिश में 2 वीडियोस में किया है, यहां पर एक ही वीडियो में मैंने पूरा खत्म कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया है, राइट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर एक टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज 7 टेस्ट पेपर्स में बनाऊंगा ताकि हर चैप्टर को करने के बाद आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं उस टेस्ट पेपर के तहत और देख सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, कितना और पढ़ने की जरूरत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। शेयर द वीडियो और डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल से पढ़ने से आपको फायदा जरूर होगा। टेस्ट पेपर्स विल बी अवेलेबल आफ्टर January 2026 on studywithsudhir.com. Okay, टाटा बाय बाय, नमस्कार।